नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति की सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास मानी जा रही है। नए साल की खुशखबरी। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती का ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों 2026 से आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कटौती का ऐलान किया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नई दरें घरेलू और व्यावसायिक दोनों सिलेंडरों पर लागू होंगी। तेल कंपनियों ने घोषणा की है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलोग्राम की कीमत में 70 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी की गई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम पर 50 रुपये की कटौती की गई है। नई दरें 1 जनवरी 2026 की सुबह 6 बजे से पूरे देश में लागू होंगी। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला रोजगार योजना 2025 से 2026 लॉन्च कर दी है। योजना के पहले चरण में राज्य भर की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में भेजने की तैयारी चल रही है। इस फंड का मकसद महिलाओं को छोटे व्यवसाय, घरेलू कार्य आधारित रोजगार और स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी देना है। सरकार ने यह घोषणा 26 सितंबर 2025 को की थी और इसे जीविका एसएचजी समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। यदि लाभार्थी महिला अपना रोजगार सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है तो भविष्य में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। केसीसी किसान कर्ज माफी 2026 एक ऐसी योजना है जिसका मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से बाहर निकालना है। इस योजना के तहत उन किसानों का लोन माफ किया जाता है जो प्राकृतिक आपदा या फसल खराब होने के कारण बैंक का पैसा समय पर नहीं चुका पाए। सरकार का मानना है कि कर्ज में डूबा किसान न तो खेती ठीक से कर पाता है और न ही अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर पाता है। इसी वजह से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर्ज माफी की सीमा तय करती हैं। कई जगह यह सीमा 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक है। अगरबाटी पैकिंग वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर महिलाओं, युवाओं और बेरोजगार लोगों के बीच तेजी से चर्चा हो रही है। घर बैठे रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अगरबत्ती पैकिंग का काम एक आसान और लोकप्रिय विकल्प माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस वर्क फ्रॉम होम अवसर में लोग अपने खाली समय में अगरबत्ती की पैकिंग करके 15,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक कमाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि काम शुरू करने के लिए जरूरी अगरबत्ती, पैकेट और अन्य सामग्री फ्री में उपलब्ध कराई जा सकती है और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन बताई जा रही है। सिमुलतला मालगाड़ी हादसे के 56 घंटे बाद भी हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर परिचालन ठप है। यात्री कड़ाके की ठंड में स्टेशनों पर फंसे हैं और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। रेलवे ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा
कि क्षतिग्रस्त डिब्बे के खतरे को पूरी तरह खत्म किए बिना परिचालन शुरू नहीं होगा, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जयशंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों पर देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया। डिग्गी पोखर के पास सो रहे मजदूरों से मारपीट कर 4 मोबाइल फोन और 2000 रुपए नकद लूट लिए गए। बदमाशों ने 2 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी और एक मजदूर को भाले से घायल कर दिया। कंपनी के मैनेजर मोनू सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर थानाध्यक्ष ने जांच का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 योजना का लाभ लगभग 2 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। जीविका द्वारा अब लाभार्थियों के रोजगार का मूल्यांकन होगा। सफल व्यवसायों को 2,10,000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो उनके काम के आधार पर तय होगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाएं पात्र हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कारोबार का विस्तार करना है। पीएम आवास योजना का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंद परिवारों को ही मिलेगा। सरकार सैटेलाइट के माध्यम से लाभार्थियों की निगरानी कर रही है, ताकि फर्जी पात्रों को बाहर किया जा सके। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड की शहरपुर पंचायत में बीडीओ देवराज गुप्ता के नेतृत्व में जांच शुरू हुई, जिसमें कई संपन्न परिवार अपात्र पाए गए। यह योजना केवल कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान के बाद राजद ने पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व राजद की बदौलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजद के वोटों पर ही सीटें जीतती हैं और फिर उन्हें बर्बाद कर देती है। राजद ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दी, साथ ही कहा कि गठबंधन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा बिहार में भूमि सुधारों पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। उन्होंने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की घोषणा की और अधिकारियों को ढिलाई या विवाद पैदा करने के खिलाफ चेतावनी दी। सिन्हा ने जनता के हित में विभाग को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया, कहा कि कोई दबाव उन्हें नहीं रोकेगा। भोजपुर के आरा सदर प्रखंड के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को विशेष निगरानी इकाई ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर सत्यापन के बाद टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना जंक्शन के टाटा पार्क ऑन्टो स्टैंड को हाईटेक बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रूट बोर्ड, 24 घंटे माइकिंग सिस्टम और प्रीपेड ऑन्टो बूथ जैसी नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इससे यात्रियों को ऑन्टो ढूंढने, किराए को लेकर मोलभाव करने और अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में यह सुविधा अन्य प्रमुख ऑन्टो स्टैंडों पर भी लागू की जाएगी, जिससे पटना में सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझने का एक अनूठा केंद्र बताया, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाना है। साइंस सिटी में 5 गैलरी, 269 प्रदर्श और 4 डी थिएटर जैसी सुविधाएं हैं। बिहार सरकार 2026 तक 3,200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इन आधुनिक उपकेंद्रों में स्वच्छ भवन, पेयजल, बिजली, आवश्यक दवाएं और प्रशिक्षित कर्मी होंगे। यह पहल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाएगी, जिससे जिला अस्पतालों पर दबाव कम होगा और स्वस्थ बिहार के लक्ष्य को गति मिलेगी। बिहार की स्टार्टअप नीति नवाचार को बढ़ावा दे रही है। न्यूरोपाई रिसर्च इंस्टीट्यूट एआई ब्रेन मैपिंग से मानसिक स्वास्थ्य और ग्रेनेक्स कृषि तकनीक किसानों की आय बढ़ाना जैसे 2 स्टार्टअप इसकी सफलता के उदाहरण हैं। बिहार स्टार्टअप योजना के तहत समर्थित ये उद्यम स्वास्थ्य और कृषि में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं, जिससे राज्य की उद्यमिता में वृद्धि दिख रही है।
साल के आखिरी मंगलवार को पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही 50,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। शाम तक संख्या बढ़ने की उम्मीद है। मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। नए साल के लिए भी तैयारियां की गई हैं। भक्त यहां आकर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। इसे शुभ मान रहे हैं। 10 से 16 जनवरी 2026 के बीच होने वाली अधिकांश लिखित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि 14 जनवरी की परीक्षा तय समय पर होगी। आयोग ने प्रशासनिक कारणों से यह फैसला लिया है और जल्द ही नई तिथियों की घोषणा अपनी वेबसाइट पर करेगा। अभ्यर्थियों को तैयारी जारी रखने और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। बिहार शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निजी विद्यालयों के 20 लाख छात्रों का आधार सीडिंग अनिवार्य होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकित 1,76,00,000 बच्चों का आधार सीडिंग लगभग पूरा हो चुका है। विभाग आरटीई कानून के सख्त क्रियान्वयन पर भी जोर दे रहा है, जिसमें गरीब बच्चों को 25% सीटों पर प्रवेश न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। इसका उद्देश्य छात्रों को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाना और सटीक डेटा तैयार करना है। बिहार में 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। संजीव हंस को राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। मुंगेर, भागलपुर, सारण और तिरहुत प्रमंडल में नए प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कई अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पटना जिले में बंद पड़े आधार सेवा केंद्र अब सरकारी स्कूलों 10 में फिर से खोले जाएंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर प्रत्येक प्रखंड में 2-2 केंद्र चिन्हित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के आधार कार्ड आसानी से बन सकेंगे। नए सत्र से पहले ये केंद्र शुरू हो जाएंगे, जिससे छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। रेलवे ने ललित ग्राम पटना के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस 15,509 के परिचालन समय में बदलाव किया है। यह नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू होगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और बेहतर परिचालन व्यवस्था है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले नए शेड्यूल की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने नव वर्ष के लिए सुरक्षा और यातायात की व्यापक तैयारी की है। बाइकर्स गैंग पर कड़ी नजर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। गंगा नदी में 31 दिसंबर सुबह 6 बजे से 1 जनवरी शाम 6 बजे तक नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और QRT तैनात किए गए हैं। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा दल भी तैयार हैं। भागलपुर में बहुप्रतीक्षित मरीन ड्राइव परियोजना ने गंगा तट पर आकार लेना शुरू कर दिया है। सबौर प्रखंड के फरका पंचायत में पिलर लगाकर मार्ग चिन्हित किया जा रहा है, जो निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। यह परियोजना क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा करेगी। बाढ़ नियंत्रण और वन विभाग से NOC की प्रक्रिया जारी है, जबकि भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। भागलपुर नगर निगम ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए नई पहल की है। अब घर में कुत्ता पालने वालों को इसकी सूचना निगम को देनी होगी। निगम पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करेगा। आवारा कुत्तों की नसबंदी और उपचार के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है, जिससे शहर में कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी और डॉग बाइट की घटनाओं में कमी आएगी। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह और विपिन कुमार मंडल दोनों को पार्षदों से धोखा मिला। अनंत कुमार के 7 और विपिन मंडल के 4 पार्षदों ने गद्दारी की। 11 पार्षदों ने एक का खाकर दूसरे को वोट दिया। 15-15 वोट मिलने पर टॉस से विपिन मंडल अध्यक्ष बने। क्रॉस वोटिंग इस चुनाव का मुख्य पहलू रहा। बक्सर में विश्वामित्र पार्क के लिए चिन्हित स्थल पर विवाद बढ़ रहा है। मुख्य पार्षद कमरुन निशा फरीदी ने सांसद सुधाकर सिंह को झापन सौंपकर आपत्ति जताई है।
उनका कहना है कि यह जगह सब्जी बाजार और वेंडिंग जोन के लिए प्रस्तावित थी। चुनाव से पहले आनन फानन में पार्क का शिलान्यास कर दिया गया, जबकि पास में पहले से 3 पार्क मौजूद हैं। नगर परिषद मृत नहर की जमीन पर पार्क बनाने का सुझाव दे रही है। नीतीश सरकार ने मधुबनी की सकरी और दरभंगा की रैयाम चीनी मिलों को सहकारिता विभाग के माध्यम से फिर से संचालित करने का निर्णय लिया है। मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि इसके लिए कार्य योजना बन रही है और सहकारी समितियों द्वारा संचालन होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही केंद्र से धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख टन करने की मांग की गई है, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। बिहार में कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी को कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पर्यावरण मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा। यह बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जहां बाघों की आवाजाही के संकेत मिले हैं। टाइगर रिजर्व बनने से वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार पर नियंत्रण और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। रेलवे ने रेलवन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% छूट देने का निर्णय लिया है। यह विशेष सुविधा 14 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। यूपीआई, डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान पर यह छूट मिलेगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को नकदी रहित लेन देन अपनाने और डिजिटल माध्यमों से टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया सरल हो सके। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला अधिसूचना जारी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच झेल रहे 1997 बैच के आईएएस संजीव हंस को राजस्व परिषद में अपर सदस्य बनाया गया है। मुंगेर, भागलपुर, सारण व तिरहुत प्रमंडल में नए आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं। बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों के लिए कृषि ड्रोन छिड़काव योजना लाया है, जिसमें 50% तक अनुदान मिल रहा है। यह योजना खेती को आधुनिक, सुरक्षित और लाभकारी बना रही है। ड्रोन से कीटनाशी, खरपतवारनाशी और तरल उर्वरकों का छिड़काव कम लागत व समय में प्रभावी ढंग से होता है। 2025 से 26 तक 56,050 एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य है, जिससे पानी और रसायनों की बचत होगी। राजद ने सत्तारूढ़ एनडीए नेताओं संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के सरकारी बंगलों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने भवन निर्माण विभाग से पूछा है कि वे किस नियम के तहत इन बंगलों पर काबिज हैं, खासकर जब उनकी हैसियत बदल चुकी है। उन्होंने बंगलों में तहखाने की संभावना पर भी सवाल उठाया, जो राबड़ी देवी के बंगले को लेकर जदयू के आरोपों के जवाब में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नए साल में बिहार वासियों और पर्यटकों को 40 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने की तैयारी में है। ये बसें पटना से बोधगया, राजगीर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली जैसे प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी। फरवरी 2026 से संभावित इस सेवा का उद्देश्य बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करना है। इनमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रा आरामदायक और ज्ञानवर्धक बनेगी। भारतीय रेलवे अगले 5 वर्षों में प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन संचालन क्षमता दोगुनी करेगा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा जंक्शन समस्तीपुर मंडल के प्रमुख आय स्रोत इस योजना में चुने गए हैं। मुजफ्फरपुर का आरएलडीए द्वारा मेगा पुनर्विकास होगा, जबकि दरभंगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड होगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे बिहार में केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके लिए मुजफ्फरपुर के 72 गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम होगा। जिले में 36 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। सामाजिक अध्ययन का काम पूरा हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी भूमि के सत्यापन का कार्य शुरू हो गया है। सभी अंचलों में सरकारी भूमि का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जिसे लैंड बैंक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसका उद्देश्य अतिक्रमण रोकना, निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक हब विकसित करना है। गलत जमाबंदी और दाखिल खारिज के मामलों की भी जांच हो रही है। मुजफ्फरपुर में भीषण ठंड के कारण बच्चों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन शिक्षकों को अभी भी स्कूल जाना पड़ रहा है। शिक्षक संघों ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों के लिए भी अवकाश की घोषणा की जाए, ताकि उन्हें भी ठंड से राहत मिल सके। सरकार से इस संबंध में जल्द फैसला लेने की उम्मीद है। भोजपुर पुलिस मेंस एसोसिएशन जिला इकाई के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। राकेश कुमार रोशन अध्यक्ष और गौरव कुमार मंत्री चुने गए। अभिषेक कुमार उपाध्यक्ष 1, इम्तियाज खान उपाध्यक्ष 2, गुड्डू कुमार कोषाध्यक्ष, मंटू कुमार संयुक्त मंत्री, पवन कुमार केंद्रीय सदस्य और अंजना कुमारी अंकेक्षक बनी। 27 से 28 दिसंबर को मतदान हुआ था, जिसके बाद सोमवार सुबह गहमा गहमी के बीच नतीजे जारी किए गए। विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने खुशी मनाई। गोपालगंज शहर के विकास के लिए नगर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बड़ी बाजार में आधुनिक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अस्पताल चौक के पास नई दुकानें बनेंगी। प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और सफाई व्यवस्था सुधारी जाएगी। फुटपाथी दुकानदारों को व्यवस्थित किया जाएगा। इन योजनाओं से शहर की सूरत निखरने और यातायात सुचारू होने की उम्मीद है। डीपीओ गार्गी कुमारी ने यूडायस पोर्टल पर बच्चों की प्रविष्टि पूरी न होने पर जिले के 11 प्रखंड संसाधन केंद्रों के डाटा ऑपरेटरों और लेखा सहायकों का वेतन रोक दिया है। कई बार रिमाइंडर के बावजूद 98.58% ही काम पूरा हुआ। प्रधानाध्यापकों को 31 दिसंबर तक पोर्टल बंद होने से पहले 100% प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी। समस्तीपुर मंडल में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 15 दिवसीय विशेष संरक्षा अभियान शुरू हुआ है। इसमें वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत सहित सभी प्रकार के कोचों की गहन तकनीकी जांच की जा रही है। अभियान का उद्देश्य संभावित खामियों को पहचानकर उनका तुरंत निराकरण करना, अग्नि सुरक्षा मजबूत करना और ट्रेन पार्टिंग जैसी घटनाओं को रोकना है, जिससे रेल परिचालन सुरक्षित और विश्वसनीय बन सके। सहरसा स्टेशन पर देश का पहला आधुनिक रेल कोच कैंटीन बन रहा है। यह पूरी तरह शीशे से निर्मित होगा और इसमें स्थानीय व भारतीय व्यंजन मिलेंगे। बेंगलुरु की कंपनी इंटीरियर डिजाइन कर रही है, जबकि सहरसा की प्रकाश लैंड्री सर्विस को काम मिला है। यह मार्च 2025 तक आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जिसमें 24 घंटे भोजन और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू की है, जिसके तहत सिवान सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन प्रस्थान समय में बदलाव होगा। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। गोरखपुर जंक्शन से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों 1 के खुलने के समय में 2 से 5 मिनट तक का समायोजन किया गया है, जिससे यात्रियों को नई जानकारी के साथ यात्रा करनी होगी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण सिवान जंक्शन पर ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। मंगलवार को कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ प्रमुख ट्रेनें जैसे बिहार संपर्क क्रांति, मौर्य एक्सप्रेस और हमसफर स्पेशल कई घंटों तक लेट रहीं। इसके अतिरिक्त कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द भी कर दी गईं, जिससे ठंड में यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। सिमुलतला के बड़ुआ पुल पर मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना अब सिर्फ हादसा नहीं रही। हावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग 40 घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा। अधिकारी मौके पर डटे हैं, लेकिन हादसे के कारण पर चुप्पी है। फरवरी में इसी पुल पर शरारती तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिससे अब साजिश की आशंका जताई जा रही है।
जयनगर प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच खेला गया। मुजफ्फरपुर ने समस्तीपुर को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। समस्तीपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए, जिसके जवाब में मुजफ्फरपुर ने 15.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रेय कुमार मैन ऑफ द मैच और आदित्य कुमार मैन ऑफ द सीरीज ऑफ बेस्ट बॉलर रहे। वक्ताओं ने खेल भावना पर जोर दिया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जिला इकाई मधुबनी की बैठक में पुरानी पेंशन, राज्य कर्मी का दर्जा और अन्य सुविधाओं से वंचित रखने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष में उपस्थिति दर्ज करने में आ रही कठिनाइयों और वेतन के समय पर भुगतान न होने का मुद्दा भी उठाया। संघ ने मांगों पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। भगवानपुर के उमापुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग सत्संग है, जो जीवन के विकारों को दूर कर आत्मिक शुद्धि करता है। उन्होंने शिव पुराण और भागवत कथा श्रवण के महत्व पर जोर दिया, जिससे व्यक्ति सद्गति प्राप्त करता है। कथा को अनुशासन और सच्ची भक्ति से सुनने की सीख दी। सिवान जिला प्रशासन ने पेट्रोल डीजल के फर्जी बिलों पर कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सत्यापन के बिना बिल भुगतान पर रोक लगाई है। अब केवल कंप्यूटर जनित बिल मान्य होंगे, जिनमें वाहन संख्या और मात्रा जैसे विवरण अनिवार्य हैं। सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी नगर निकायों के वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सारण जिले के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के विज्ञान छात्रों के लिए शिक्षा विभाग ने जेईई और नीट मॉक टेस्ट आयोजित करने की पहल की है। 5 से 6 जनवरी को जेईई और 7 से 8 जनवरी को नीट का मॉक टेस्ट 64 आईसीटी लैब में होगा। यह छात्रों को वास्तविक परीक्षा का अनुभव देगा, उनकी तैयारी को मजबूत करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में अब प्रतिदिन ऑनलाइन पठन पाठन की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। राज्यपाल सचिवालय सीधे इसकी निगरानी करेगा। शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई सामग्री, प्राध्यापकों के नाम और पाठ्यक्रम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यह व्यवस्था छात्रों की कम उपस्थिति और सेमेस्टर सिस्टम के दबाव के कारण लाई गई है, ताकि शैक्षणिक सत्र नियमित हो सके और पारदर्शिता बढ़े। नालंदा के सईद वरही गांव में सियारों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रविवार शाम सियारों के झुंड ने गांव में घुसकर 3 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि 3 बकरियों पर भी हमला किया। घटना के बाद से ग्रामीण भयभीत हैं और शाम ढलते ही घरों में दुबकने को मजबूर हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजगीर को बौद्ध सर्किट मार्ग से जोड़ने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते ही सिलाव के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसान भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित मुआवजे को अपर्याप्त बता रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार धोखाधड़ी कर रही है, क्योंकि वर्तमान मुआवजा 2018 की तुलना में बहुत कम है। किसानों ने उचित मुआवजा न मिलने पर काम रोकने और आत्मदाह की धमकी दी है, जिससे परियोजना में बाधा आ रही है। साल 2025 खत्म होने से पहले अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और आज बाजार जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले 30 दिसंबर का 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जांच लीजिए। स्थानीय सराफा बाजार द्वारा जारी की गई कीमतों आईबीजे के आंकड़ों के आधार पर के अनुसार मंगलवार सुबह 22 कैरेट सोने के दाम 1,25,000 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,36,350 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,02,800 रुपए पर चल रहे हैं। चांदी की कीमत 2,40,000 प्रति किलो रही। बता दें कि सोने चांदी के 2.40 लाख प्रति किलो रही। भाव में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी व ब्याज दरें के कारण बदलाव देखने को मिलता है।
इसके अलावा भारत जैसे देशों में आयात शुल्क और अन्य कर सोने चांदी की घरेलू कीमतों को भी प्रभावित करते हैं। घरेलू दामों पर USDINR, आयात शुल्क, GST, TCS, लोकल मेकिंग चार्ज भी असर डालते हैं। आइए जानते हैं अलग अलग शहरों का। मंगलवार को 18 कैरेट का भाव। मेरठ जयपुर में सोने का दाम 1,02,800 रुपए चल रहा है। साथ ही कोलकाता मुंबई में 1,01,930 रुपए ट्रेंड कर रहा है। इंदौर भोपाल में 1,01,800 रुपए दर्ज हुआ, लेकिन चेन्नई में सोने का रेट 1,05,500 रुपए रहा। मंगलवार को 22 कैरेट का भाव। भोपाल इंदौर में सोने की कीमत की बात करें तो 1,24,900 रुपए चल रहा है। इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, मेरठ में 1,25,000 रुपए हो गए हैं। हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में 1,24,850 रुपए पहुंच गया है। मंगलवार को 24 कैरेट का भाव। भोपाल इंदौर में सोने की कीमत की बात करें तो 1,36,250 रुपए रहा। मेरठ जयपुर, लखनऊ चंडीगढ़ में 1,36,350 रुपए पहुंच गए हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई में 1,36,200 रुपए और चेन्नई में कीमत 1,37,460 रुपए पर चल रही है। प्रमुख शहरों में चांदी का रेट 30 दिसंबर 2025 को जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए बनी हुई है। अन्य राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों में चांदी की कीमतों में बढ़त बनी हुई है। चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में चांदी का रेट 2,58,000 रुपए दर्ज किया गया है। हालांकि भोपाल व इंदौर में 1 किलो चांदी का दाम 2,40,000 रुपए रहा।